इधर भी गिर सकती हूँ। अब मुझे किसी का हाथ पकड़कर चलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बेटर सोचा कि मैं घर पे ही बैठूंगी, घर से योग करूंगी। पर बाबा कहाँ मानने वाला है। बाबा तो पहले ही मुरली में हमें ताकीद कर देता है ना, तुम स्ट्रेचर पे भी होगे तो भी सेंटर आना है। सुना है ना, तुम्हारे हेल्थ इश्यूज हो कुछ भी हो, स्ट्रेचर पे होंगे तो भी तुमको आना है। तो बस बाबा ने वही किया। मैं स्ट्रेचर पे ही थी जैसे समझ लो। तो बाबा ने, मैं जब बाबा के सामने बैठ के बोला कि बाबा अब तो मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे दिखाई कम दे रहा है। तो बाबा बोले कोई बात नहीं, तेरे लिए कोई आ जाएगा लेने के लिए। तूने इतने लोगों को हमेशा सेवा दी है लेकर जाने की, तो उसमें से कोई ना कोई जरूर तुझे लेकर जाने के लिए आएगा। तो मैंने पहले एक बहन को फोन किया जो ड्राइविंग जानती थी। मैंने कहा कि आप मुझे लेकर जाओगे? तो बोले हाँ जरूर। पहले दिन तो मैं नीचे चली गई थी लिफ्ट से और उसका हाथ पकड़ के जाना था, मगर वो पतली थी, एकदम पतली थी वो बहन। अब मुझे पकड़ के उसको लेके जाना, मैं तो हैप्पी थी तब तक, थोड़ी मेरा वजन कम हो गया था अचानक से। वजन तो धीरे धीरे कम हो रहा था, तो मगर मैं मोटी थी, उसको मेरे को पकड़ के चलना, उसको डर लग रहा था कि कहीं मैं गिरूंगी तो वो और मैं, हम दोनों साथ में नीचे गिर जाएंगे ना। तो वो मेरे को पकड़ संभालना थोड़ा मुश्किल था मेरी बॉडी को। तो उसने बोला कि मुझे तो डर लगता है आपको हैंडल करने के लिए, क्या हम कोई भाई को पूछ सकते हैं कि वो भी हमारे साथ रहे तो अच्छा रहेगा। तो उस वक्त फिर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि भाई का हाथ पकड़ के, किसी पर पुरुष को हाथ पकड़ के चलना मेरे को गवारा नहीं था वो चीज। मैंने बोला कि नहीं, मैं घर पे बैठ के योग करूंगी। अभी ऐसे वक्त में मेरे युगल को भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि उनका बहुत हेक्टिक डे रहता था। मॉर्निंग को 7-7:30 को ही वो घर से निकल जाते थे अपने जॉब पे, और डायरेक्टली शाम को 7-7:30 हो जाती थी उनको आने के लिए। तो ऐसे इतना हेक्टिक स्केड्यूल में मैं उनको बोलूं कि आप भी 3 बजे मेरे साथ उठो और चलो, तो वो भी मुझे मंजूर नहीं था। तो मैंने बाबा के सामने ये बात रखी और बाबा को बोला कि बाबा आप बताओ, क्या मैं घर में बैठ के योग कर सकती हूँ अमृत वेला? बाबा ने बोला नहीं। फिर बाबा ने मुझे 2 नाम बताए कि तुम जाके इन भाइयों को पूछ, इन भाइयों को पूछ और बोल कि वो तुम्हें लेकर जाए, और एक जन लेने को आएगा तो एक जन छोड़ने को आएगा। तो मैंने उन भाइयों को पूछा और भाई रेडी हो गए दोनों कि हाँ चलेगा, हम आपको लेने आ जाएंगे। और तब से वो सेवा स्टार्ट हो गई। देखो कैसे धीरे धीरे किस तरीके से मेरे जीवन पलटना शुरू हुआ। जो जीवन मैंने हर एक को हाथ देकर हेल्प की, इससे मैं करती थी, आज मुझे खुद को ही सबके आश्रित जीना पड़ रहा था। हाँ, आज मुझे किसी का हाथ पकड़ के चलना है, मुझे किसी के साथ जाना है। अभी तक मैं किसी और को लेके चल रही थी साथ में सेंटर पे, अब मुझे कोई और लेकर जाने वाला है सेंटर पे। मैं अभी तक ओल्ड जो पीपल मेरे साथ चलते थे सेंटर पे, तो उनको हाथ देके उनको लेकर जाती थी सेंटर पे। अब मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे लेके जाने वाला है सेंटर पे। जीवन कैसा बदल जाता है पल भर में, ये मेरे को उस वक्त महसूस हो रहा था। जो मेरा जीवन था ऑपरेशन के पहले, कि मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि एक बटरफ्लाई की तरह था। जैसे सनराइज हो गया तभी से मेरा बाहर घूमना शुरू हो गया। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे सेंटर चले जाना, वहां से सभी बहनों को घर पे खत्म होते ही सबको घर पे ड्रॉप करके वहां से मैं पार्क में चली जाती थी वॉकिंग के लिए। वहां से वॉक करते करते मैं घर पे 6:30 को आती थी। 6:30 को बच्चों को फटाफट नाश्ता, स्कूल का टिफिन, युगल के लिए टिफिन पैक करके, खाना बना के, मतलब हाँ 7:30, 1 घंटे के अंदर उनका सबका पैक कर देती थी, खाना बना के नाश्ता। इतनी फास्ट थी मेरी वो उस वक्त भी। 7:30 को बच्चों को लेकर निकलना, युगल को भी लेकर निकलना, बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करना, फिर युगल को ऑफिस में ड्रॉप करना, एंड रिटर्न आते वक्त घूमते 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 आराम से घर पे पहुंचना है 9 बजे तक। 9 बजे आई, अपना नाश्ता किया और फिर सो गई। 9 बजे, 9:30 तक मैं सो जाती थी, 9:30 से लेके 10:30, 11 बजे तक। फिर 11 बजे कुछ सेवा रहती थी सेंटर पे, तो सेंटर की सेवा के लिए मैं निकल जाती थी, क्योंकि सवेरे ही ये सारे काम मेरे हो जाते थे।
खाना बनाने का, मशीन में कपड़े लगाने का काम, ये सब कुछ मेरा हो जाता था। फिर सेवा के लिए निकल पड़ती थी, फिर सेंटर पे जाती थी। जो सेंटर पे मेरा जो सेवा था वो था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। जो भी मेहमान आते थे दुबई घूमने के लिए वगैरह, उनको दुबई घुमाने के लिए लेकर जाना मेरा सबसे फेवरेट ड्राइविंग पैशन था। तो मुझे वही सेवा भी मिल जाती थी, बाबा वही सेवा भी दे देता था मुझे। नहीं कोई रहता था तो दीदी को ही कुछ न कुछ सेवा तो रहती थी, कभी कोई मार्केट में जाना है, कभी किसी के घर जाना है, या किसी को मिलने हॉस्पिटल जाना है, या कुछ भी रहता था तो बस मैं और दीदी इस सेवा में हम चले जाते थे। तो इस तरीके से मेरी जीवन था ऑपरेशन से पहले। सोचो, फिर सेवा करते करते खत्म होते होते फिर वहां से ही स्कूल में चले जाना, बच्चों को पिक करना, घर पे आना, उनको खाना खिलाया, उनका स्कूल का स्टडीज लिया, सब हो गया। 5-6 बजे तक स्विमिंग के लिए चले जाना क्लब में, दोनों बच्चों को लेके। वहां से स्विमिंग के लिए पहले तो हस्बैंड को पिक करना, वहां से हस्बैंड को पिक करके डायरेक्टली हम स्विमिंग क्लब में चले जाते थे। वहां से स्विमिंग करके ही डायरेक्टली घर पे आते थे। शाम को 7 बजे घर पे फटाफट खाना बनाया, खाना खा के खत्म, 7:30 8 o'clock तक फ्री। फिर 8 o'clock से हम जो भी है बाहर अगर राइड पे जाना हो तो राइड पे चले जाते थे, या बच्चों में कुछ प्रोजेक्ट्स होता था वो प्रोजेक्ट्स करते रहते थे। एकदम शांतिपूर्वक जीवन था, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सुखी जीवन था। मुझे पता ही नहीं दर्द दुख क्या होता है हमारे जीवन में, इसका अनुमान ही नहीं था मुझे। छोटी मोटी चीजें होती रहती, वो तो मेरी आदत थी, वहीं पे छोड़ देना, खत्म कर देना, बात खत्म। दिल में कभी देखा नहीं, कभी उसी बात पे वापस से कभी सोचा नहीं। इसके लिए मेरे जीवन में दुख दर्द का नाम उस वक्त भी नहीं था। मेरा जीवन पलटा ही सर्जरी के बाद में। ये था मेरे पहले का जीवन। अब सर्जरी के बाद में अब देखो कैसे पलट रहा है, कि किस तरीके से मैं अभी डिपेंडेंट बन रही हूँ। अभी वो लोग आए जिस वक्त में आए, पहले मेरा नियम था टाइम, पंक्चुअलिटी मेरी नियम था। अगर मुझे ये टाइम पे बोला तो उसी टाइम पे मुझे जाना है। अगर सेंटर पे 4 बजे का टाइम बोला है तो 4 को 2 मिनट रहेगा, मैं उस वक्त सेंटर पे पहुंच जाऊंगी, और सभी बहनों को लेके। मगर अब मेरे को किसी और के साथ जाना है तो उसके टाइम के मुताबिक जाना है। अब वहां पे मेरी पंक्चुअलिटी किसी और के ऊपर निर्धारित थी। अब देखो बाबा किस तरीके से सेवा वहां पे भी करा लेता है। मेरी ये जो सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी थी, ये मैं धीरे धीरे उस भाई के अंदर भी डाल रही थी जो मुझे लेने आता था। वो इतना नहीं था पंक्चुअल, वो कभी 4:10 को, कभी 4:15 को आता था ना लेने के लिए। फिर हम सेंटर पहुंचे तब तक तो 4:30 हो जाता था। मतलब योग का टाइम, अमृत वेला का टाइम इसी में चले जाता था। और 4:30 से लेके 4:45 तक 15 मिनट में हमारा योग होना है। मुझे वो थोड़ा रेस्टलेस करता था। फिर मैं हमेशा उसको बोलती थी कि आप 5 मिनट जल्दी आ पाओगे। फिर 5 मिनट करते 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 उसको 3:45 तक मैं लेके ही आई, और उसको 3:45 को बुलाती थी, और राइट 4 बजे हम लोग सेंटर पे पहुंचना शुरू हुए। तो किस तरीके से मेरे अंदर की जो क्वालिटीज है बाबा ने वो दूसरों में भी डालना शुरू किया। एक तरह से सेवा अगर ले भी रही हूँ तो सेवा देने भी सिखा रहा था मुझे। अच्छा, उनसे सेवा ले रही थी तो मुझे उसमें भी थोड़ा हिचकिचाहट होती थी, ऑकवर्ड लगता था कि मैं सिर्फ ले रही हूँ, मेरे को उनके लिए भी कुछ करना है। और वो कुमार थे, उनका जीवन में अभी उनके साथ आना जाना था, तो उनके साथ शेयरिंग होती थी, तब उनकी जीवन के बारे में मुझे समझा कि उनका जीवन कितना, वैसे देखा जाए तो कठिन ही है। कुमारों का जीवन बोलो, कुमारियों का जीवन बोलो, वहां पे अपने परिवार को छोड़ के वो अकेले वहां पे रहते हैं। तो सवेरे से उनको उनका खुद ही करना है। और दुबई में बहुत स्ट्रिक्टली वो लोग ये सारे धारणाएं फॉलो करते थे कि बाहर का कुछ भी नहीं खाना, सब कुछ घर पे ही बनाना। इवन ब्रेड भी रहता था ना, हम मार्केट से नहीं लेते थे, क्योंकि वहां पे गल्फ कंट्री है तो वहां पे तो बहुत नॉन वेज और ये तो बहुत ही इजीली वो यूज करते हैं। तो ब्रेड के ऊपर भी जो कोटिंग है, हमको वही डर लगता था कि कहीं वो अंडे की कोटिंग ना हो उसके ऊपर, तो हम लोग ब्रेड भी बाहर से नहीं खरीदते थे। जो भी इंडियन प्रोडक्ट अगर है नाम, बिस्किट जैसे पार्ले जी के ग्लूकोज के बिस्किट होंगे या ये है तो वही खरीदेंगे। और कोई दूसरे कंट्री से आएंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं लेते थे, क्योंकि वो एक मन में वहम रहता था
कहीं कोई कंटेंट ना हो उसमें। और अभी तो वो डिजिटल कंटेंट का नंबर ही डालते हैं, S12 E12 पता नहीं क्या क्या 12, तो वो पढ़ाई करने कौन जाए, उससे अच्छा तो नहीं खाओ, है ना। तो ये रहता था। तो हम ज्यादातर इंडियन ही फूड प्रिफर करते थे। तो ये मैंने देखा कि कुमारों का भी जीवन जो देखा मैंने, वो लोग भी सेंटर से मुझे पहुंचाने के बाद में घर पे जाके अपना खाना बनाना, नाश्ता बनाना, खाना नाश्ता बना के नाश्ता करना, घर की सफाई करके उनको उनके जॉब पे जाना है। जॉब से शाम को आएंगे, फिर वहां पे वो घर में बैग रखे नहीं रखे नहीं, तो जॉब से डायरेक्टली सेंटर पे जाएंगे और सेंटर पे फिर से सेवा होती थी। वो लोग वो सेंटर पे वो सेवा करके 8 बजे कहीं पे ऑफिस से अपने घर पे पहुंचते थे। 8 बजे पहुंच के फिर उनको उनका खाना बनाना, फिर वो खाना खाना, सब क्लीनिंग करना, जो भी रहा था पूरे दिन का काम ये करके ऑफिस वर्क अगर कुछ बचा है तो वो भी करते हुए बैठना है, और बाद में जाके रात को सोना है, और फिर वापस से अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठना है। तो उनका ये जब मैंने स्केड्यूल देखा, मैंने बोला कितना हार्ड है, मैं इनको किस तरीके से मैं हेल्प कर सकती हूँ। अगर मैं उनसे सेवा ले रही हूँ तो मुझे भी हेल्प करना है उनको। तो मैंने ये देखा कि वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं। अब मेरी हेल्थ इतनी डाउन हो गई थी कि मैं अकेले लिफ्ट से भी नीचे जाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो लिफ्ट का जो प्रेशर आता था ना, तो मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आते थे उससे। वो ऊपर जाना नीचे आना, लिफ्ट में मुझे बहुत चक्कर आने शुरू हो जाते थे, और एकदम ब्लैंक हो जाता था, मेरे को एकदम अंधेरा छा जाता था। तो मैं डरती थी अकेले जाने के लिए, तो मैं उनको घर पे पहले बुलाती थी, घर से ही वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाते थे। अब मैं उनसे इतनी ज्यादा सेवा ले रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम मैं मॉर्निंग के टाइम पे उनका नाश्ता और खाना कम से कम उनको दे सकती हूँ, तो वो थोड़ा देर उतना मॉर्निंग का रेस्ट कर सकते हैं या उनका दूसरा काम कर सकते हैं। तो वो सेवा मैंने अपने दिल से उनको बोला कि प्लीज ये सेवा मुझे करने दो, कि आपका एक वक्त का नाश्ता और खाना मैं बना पाऊँ। जो 2 भाई जो मुझे लेने और छोड़ने आते थे, उनके लिए मैंने स्टार्ट किया पहले, कि मुझे ये प्लीज आप सेवा दे दो, तभी मैं आपके साथ आऊंगी। और उनको भी था कि अगर ये नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं उनकी सेवा भी बंद हो जाएगी, कि मैं हम एक इतनी जो दिल से अमृत वेला करना चाहती है सेंटर पे आके, जिनके हेल्थ इश्यूज हैं, कहीं वो आना ना बंद कर दे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो हेड जोन थी, वो हमेशा सबको और मोटिवेट करना है आने को, जो बहुत अच्छे भले हैं, हेल्थ इश्यूज नहीं है जिनके, बस एक आलस और अलबेलेपन की वजह से जो नहीं आते थे सेंटर पे, उनको मोटिवेट करने के लिए हमेशा दीदी मेरा एग्जाम्पल सामने रखती थी कि ये बहन है जिनके इतने हेल्थ इश्यूज है, सब कुछ होने के बावजूद भी एक दिन भी मैं एब्सेंट नहीं रहती हूँ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये आदेश मुझे बाबा से था कि मेरे को जाना ही है सेंटर पे, तो कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही है सेंटर पे। तो ये भाइयों के लिए फिर मैंने बोला उनको कि मेरे को प्लीज ये बनाने दो। तो उन्होंने हाँ जब कहा, पहले तो स्टार्ट किया कि आप मेरे को, हम लोग को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको हमारी आदत भी बिगाड़नी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, 2 दिन तो 2 दिन ही सही, मेरे को सेवा तो मिल रही है। तो 2 दिन से स्टार्ट करी मैंने। तो उसके लिए मेरे को सवेरे जल्दी उठना था, वैसे भी उठी रहती थी, मैं जगती ही रहती थी। तो 2 बजे से ही मैंने उनका नाश्ता उनका खाना बनाना शुरू कर दिया, सब पैक करके उनके साथ में ही मैं लेके जाती थी सेंटर पे, मॉर्निंग में ही उनको दे देती थी। तो इस तरीके से मेरा वहां पे वो सेवा स्टार्ट हुई। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेरा हेल्थ जो डाउन हो रहा था, डिटोरिएट होते ही जा रहा था। अब मेरा जो हेल्थ इश्यूज है, चक्कर आना, गिरना, फिर धीरे धीरे मेरा वजन बहुत रैपिडली डाउन होने लग गया, बहुत रैपिडली मेरा वजन कम होने लग गया, और वो इतना फास्ट मेरा कम होने लग गया, उसकी वजह से मेरे जो बॉडी को टाइम मिलना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, या उसको समझने के लिए कि वो वजन कम हो रहा है, मेरी बॉडी को भी शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और उसकी वजह से मेरे लिगामेंट्स जो थे, जॉइंट्स के सब लिगामेंट्स, वो लूज हो गए, और लूज होने की वजह से अब मुझे पेन शुरू हुआ। और सबसे ज्यादा पेन जो शुरू हुआ वो था रिब्स का। जो रिब्स में जो लिगामेंट्स होते हैं, वो शायद ब्रश होने शुरू हुए। मैं बात करती थी, सांस लेती थी, कुछ भी करती थी, मुझे बहुत दर्द शुरू होता था। और वो दर्द इतना हो जाता था कि मतलब
असहनीय, अनबेरेबल रहता था। और बोलते हैं ना, जब दर्द अनबेरेबल हो जाए तो हम बेहोश हो जाते हैं दर्द की वजह से ही। और मेरी हालत वैसी होती थी। मेरा दर्द इतना अनबेरेबल हो जाता था, ना मैं चिल्ला सकती हूँ, ना मैं रो सकती हूँ, ना मैं कुछ बता सकती हूँ किसी को। बस वो चुप्पी में वो दर्द समा जाता था, और वो दर्द की वजह से मैं बेहोश हो जाती थी, और पता नहीं कितनी देर तक बेहोश रहती थी। फिर किसी को समझ में आया कि अरे ये तो बेहोश हो चुकी है या क्या, पानी डाल के मुझे छींटे डाल के उठाते थे, जगाते थे। और ज्यादातर मैं ये कंट्रोल करने की कोशिश करती थी कि कहीं पे भी मैं बाहर में अनकॉन्शियस ना हूँ। अपने आप को किसी तरीके से मैं जगाते हुए, कंट्रोल करते हुए घर तक पहुंच जाती थी। घर में पहुंचने के बाद में अपने आप को बाबा के हवाले छोड़ देती थी। अब तू संभाल, इस तरीके से। फिर कभी मेरे युगल आए बाहर और देखे, अरे ये तो नीचे गिर गई है, फिर उठा के मुझे पानी डाल के जगाते थे, फिर बेड पे जाके लिटा देते थे। और वो मेरे को बहुत बार बोलते, तेरी इतनी हालत खराब है, क्यों तेरे को जाना है सेंटर पे, क्यों तेरे को वहां पे जाके अमृत वेला करना है। और मैं उनको यही बोलती थी एक बात, बस मेरे बाबा ने मुझे बोला है जाने को और मैं जाऊंगी। यही मेरे पास आंसर रहता था। और वो बोलते थे, ऐसा तेरा कौन सा बाबा तेरे को बोलता है कि तेरे इतने हेल्थ इश्यूज हो रहा है, तू इतनी बेहोश हो रही है, ऐसे हालत में इतना निर्दयी कैसा है तेरा बाबा कि तेरे को बोले सेंटर पे जाने के लिए। मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता था उस वक्त बोलने के लिए। मैं बोला, मुझे मेरे बाबा ने बोला है और मुझे जाना है। बस एक ब्लैंक आंसर था मेरा ये। और प्रकाश भाई और कुमार भाई, ये दो भाई थे जो मुझे आके लेकर जाते थे। वो भाई भी समझाते थे मुझे बहुत बार कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम घर पे ही रुको, यही से अमृत वेला करो। बाबा तो यहाँ पर भी आएगा ना, तुम्हें यहाँ से भी वो दुआएं देगा, क्यों तुमको सेंटर ही जाकर योग करना है। अब मैं उनको भी बोलती थी कि मेरे बाबा ने बोला है मुझे सेंटर जाके योग करने को, मगर ये बात कोई समझ नहीं पाता था। अब उस वक्त तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि बाबा मुझे सेंटर पे ही जाके योग करने क्यों बोलता था, क्यों घर पे नहीं, क्यों। किसी को पता है कि बाबा क्यों बोलता है हेल्थ अच्छे नहीं है, स्ट्रेचर पे हो तो भी आके योग करो। और कभी बोलता है, मैं तो आप मुझे जहां हो वहां बैठोगे, वहीं बुलाओगे तो मैं वहीं आ जाऊंगा, ऐसे भी बोलता है। वजह पता है इसके पीछे किसका अनुभव? ये है बाबा की मुरली सिखाने का अनुभव। मुझे एक एक बाबा की मुरली का पॉइंट जो है मेरे को पहले धारण करना है, और बाद में ही वो मुझे पॉइंट समझाता था। ये लेसन वहीं से शुरू हो गए थे मेरे। मगर अभी तक ये सिचुएशन था कि मैं बाबा की आवाज समझ नहीं सकती थी, सुन नहीं पाती थी। बस वाइब्रेशन मुझे मिलते थे बाबा के कि बाबा मुझे कुछ कह रहा है, मुझे कुछ समझा रहा है। और जो टचिंग ही समझ लो, वो टचिंग ही मैं पकड़ लेती थी, और मैं बोलती थी ये बाबा ने मुझे कहा है। वो बोलते ऐसे कैसे बाबा बोलता है तेरे साथ में। और उस वक्त तो मुझे बाबा आवाज नहीं आती थी, समझ नहीं आता था, बस टचिंग मिल रही है, हाँ मेरे बाबा ने बोला है। ये निश्चय था मेरे को कि ये बात मेरे बाबा ही बोल सकता है और कोई नहीं कर सकता है मेरे साथ। क्योंकि वो जो शक्ति मेरे अंदर समाती थी ना, उसी से मेरा विश्वास बढ़ते जा रहा था। तो इस तरीके से मेरा वो टाइम गुजर रहा था। बाबा मेरे को उसी में सब सिखा भी रहा था, हर चीज। दिन में अभी घर बाहर घूमना मेरा बंद हो रहा था, धीरे धीरे मैं बाहर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, ड्राइविंग कर नहीं सकती हूँ, किसी और के ऊपर मेरे को रिलाय होना पसंद नहीं था। क्योंकि हर एक जन हमारे जैसा पंक्चुअल, हमारे जैसा सिंसियर होना, हर एक के जरूरी नहीं कि हम जैसे है वैसे ही सभी लोग रहे, है ना। तो इससे अच्छा हम अपने संकल्प चलाएं, हम किसी और के ऊपर जबरदस्ती करें, उससे अच्छा हम अपने आप में ही रुक जाए, वहीं पे बंद हो जाए, वो बेटर लगता था मुझे। और मैं घर पे ही रहना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे लिए जैसे अब बोलती हूँ ना लॉकडाउन, मेरा लॉकडाउन पीरियड उसी वक्त से शुरू हो चुका था, 4 दीवारों के अंदर रहना। तो आपने बताया मैंने कि मेरा पहले का जीवन किस तरीके का था और अब मेरा जीवन किस तरीके का बन गया था। सेंटर से जो 5:30 बजे घर में आती थी, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 4 बजे ही मैं घर से ऑफिस से बाहर निकलती थी। और वापिस से जो 5:30 बजे मैं घर पे पहुंचती थी, फिर नेक्स्ट डे 4 बजे ही मेरे को घर से बाहर निकलना है। बाहर की दुनिया क्या है मुझे कुछ पता नहीं। तो कितना डिफिकल्ट है वैसा लाइफ।
जो लाइफ पूरे दिन बाहर घूमने का रहता था, अचानक से घर में आके लॉक, जेल में जैसे 4 दीवारों की जेल में बंद हो जाना। और विद इन फ्लुक ऑफ टाइम, विद इन एक रात की चेंज में, एक ही रात, एक सर्जरी, एक रात, बस जीवन पलट गया अचानक से। तो जब भी अभी ये लॉकडाउन हुआ, मेरे को वही महसूस हुआ, एक ही दिन में, एक ही रात में पास कर दिया कि अभी लॉकडाउन शुरू हो गया, और सभी लोग एकदम से कंफ्यूज हो गए, ये क्या है। मेरी स्थिति वैसी ही थी सेम, कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया है मेरे जीवन में। जिसको दुख दर्द ही पता नहीं है, इस पीरियड में भी मुझे नहीं मालूम था, इसको दर्द बोलते हैं, इसको दुख बोलते हैं, ये पीरियड में भी मुझे पता नहीं था दर्द हो रहा है, हो रहा है। मगर बाबा ने इतनी कैपेसिटी दी थी मेरे को, टॉलरेंस पावर, वो जो शक्ति मेरे में भर रहा था, वो शक्ति टॉलरेंस पावर मेरी बढ़ती ही जा रही थी। मगर मुझे रोना कभी नहीं आया मेरी इस हेल्थ इश्यूज में भी, कि मेरे साथ में ऐसा कुछ गलत हो रहा है या क्या हो रहा है। कुछ एक बार भी संकल्प में मेरे नेगेटिव ख्याल नहीं आया इसको लेकर। जिस तरीके से फ्लो आ रहा था, मैं उस तरीके से बस चलते जा रही थी। मैंने बाहर जाना बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया। मैं घर पे रहना शुरू किया, घर पे भी, मगर मैं आइडल रहना मेरे को पसंद नहीं था। फिर मैंने सोचा अपने आप को बिजी रखना है, तो बिजी रखना है तो क्या करना है मुझे। फिर मैं घर में ही, जो भी मेरे पहले जो ऐसे लगते थे कि जब मैं पूरे टाइम पे बाहर ही रहती थी, घर के काम नहीं कर पाती थी, जो करना चाहती थी नहीं करती थी, अब मुझे वो वक्त मिला है करने के लिए। तो मैं घर के ही चीजों को थोड़ा इधर उधर करना, कुछ भी, सिलाई था, मशीन था मेरा, सीने का मशीन था, मैं कपड़ों को नई डिजाइन सिलाई करती थी, ये करती थी ऐसे। तो सिलाई करते करते एक बार मैंने अपनी उंगली को भी कपड़े के साथ सी दिया, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था मेरी उंगली भी अंदर जा रही है ना। तो ब्लरी विजन की वजह से वो समझ में नहीं आया, और मेरी उंगली भी चली गई अंदर, और सुई डायरेक्टली मेरे उंगली के आर पार हो गई थी। तो ये भी मेरी प्रॉब्लम आई, फिर सिलाई बंद कर दी। तो इस तरीके के धीरे धीरे मेरे विजन की वजह से प्रॉब्लम्स आते गए। फिर बाबा के साथ बैठ के मैं बाबा को, हाँ, ये था कि मैं बाबा के साथ बैठ के बाबा के सामने रोती जरूर थी। मैं बाबा को हमेशा ये बोलती थी कि बाबा, ये दृष्टि ही नहीं बची मेरे पास, न खाना है, न पीना है, न देखना है, न बाहर घूमना है, न कुछ है। मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। कुछ भी नहीं बचा है मेरे जीवन में। तो मुझे इस शरीर को लेकर मेरे को बोझ नहीं बनना है किसी के ऊपर। मुझे एक काम कर, मुझे तू नया शरीर दे दे, नया जीवन दे दे, नया शरीर दे, जिसमें मैं तेरी 100% सेवा कर पाऊँ। अब तो मेरी सेवाएं ही सारी बंद हो गई, क्योंकि ड्राइविंग नहीं कर सकती हूँ। तो बाहर वो सेवा, मेरी ट्रांसपोर्ट की सेवा, जो गाइड बन के करने की सेवा थी, वो बंद हो गई। इस सब में भी हमारी जोन इंचार्ज थी, और दूसरी जो जूनियर बहनें थी, उन्होंने बहुत केयर किया। हमारा जो डिवाइन परिवार था दुबई का, वो दुबई का परिवार भी बहुत ध्यान देता था। अब मैंने जब बाहर जाना बंद कर दिया, तो उन बहनों ने एक काम किया, सारी बहनें जो थी, ये थी जिनको मैं लेके जाया करती थी, और फ्रेंड सर्कल हमारे बहुत अच्छे थे। उन्होंने ऐसे किया कि हर रोज 2-2 बहनें मिलके आती थी मेरे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए आफ्टरनून में, ताकि मुझे एक लोनलीनेस ना फील हो, ना अकेलापन फील हो ना। इस तरीके का उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। रोज 2 बहनें आती थी, वो अपने घर से कुछ बना के लेकर आती थी, मैं यहाँ पे कुछ बनाते थे, और हम तीनों मिलके, चारों मिलके बैठ के आराम से 2 घंटे तक टाइम बिताते थे। तो उनको भी मुझे खिलाने में बहुत मजा आता था, और वो लोग भी जो बना के लेकर आते थे युगल के लिए और बेटे के लिए, वो उनके लिए काम आता था। मेरा तो खाना पीना वैसे ही बंद हो गया था। तो इस तरीके से दुबई परिवार ने भी मेरा बहुत केयर किया। हमारे बोलते हैं जोन इंचार्ज ज्योति बहन, ज्योति दीदी, और वो असिस्टेंट जो उनके थे जूनियर बहने, उन्होंने भी सेवा के लिए कहीं ना कहीं युक्तियां ढूंढ के ही लाते थे। वो देखते ही थे, क्योंकि मैं उनको फोन पे यही बोलती थी कि कुछ भी सेवा हो तो प्लीज मुझे बताना, मेरे लायक सेवा हो तो बताना। और वो भी ये सोचती थी कि इसको अगर दिखाई नहीं देता है तो किस तरीके की सेवा दे पाए हम इसको, क्योंकि सब, अगर सेवा कुछ भी करनी हो तो विजन की तो जरूरत होती ही होती है। इवन सब्जी भी अगर मुझे सफाई करने के लिए वो दे,
कुछ ना वहाँ पे तो सेंटर्स पे अगर सब्जियां भी चाहिए तो कुछ किलोज में ही आती हैं। अगर वो सब्जियां भी सवेरे में अमृत वेला में जाती हूँ तब दे दे मुझे मेरे पास सफाई के लिए, तो मैं दिन में बैठ के सफाई करूँ और नेक्स्ट डे पे लेकर जाऊँ। मगर उसके लिए भी नजर चाहिए देखने के लिए कहीं कीड़े हो ये हो, किस तरीके की सफाई सफाई दे करे। ड्राई फ्रूट्स कट करने के लिए दे, तोलिया बनाने के लिए, तो वहां पे भी नजर की जरूरत है। कुछ भी काम करो, कुछ भी सेवा करो तो विजन की जरूरत होती है, और वही नहीं है तो मैं थोड़ी हताश हो जाती थी कि मैं कुछ सेवा कर ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि वो बहनें जब मैं जाती हूँ मैं बोलती थी कुछ सेवा है तो मुझे दो, वो बोलते थे कि क्या ये आप कर सकते हो। फिर मैं सोचती थी कैसे मैं करूंगी, अगर कुछ खराब निकल के आया, भोग चढ़ाना है बाबा को और कुछ खराब वाली चीज चली जाए तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं मना करती कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद नहीं बराबर है। फिर ड्राई फ्रूट्स ही कर पाएंगे, फिर वहां पे भी यही प्रॉब्लम है, तो मैं मना कर देती थी। फिर वहां की जूनियर बहन ने ये एक युक्ति निकाली, बोला कि ठीक है मैं आपका फोन नंबर जो है हमारे वेबसाइट पे भी और सब जगह पे डाल देती हूँ, आप फोन कॉल्स अटेंड किया करो। जो भी नए बच्चे कोर्स करने के लिए आते हैं या इंक्वायरी के लिए आते हैं या कुछ भी, आप उनको कॉल करके मोटिवेट करना है, उनको कोर्स करने के लिए कहना है, योग के लिए बुलाना है, जिन्होंने नए नए कोर्स किए उनको रेगुलर कराना है, ये सेवा आप करो। मैंने बोला ठीक है। तो इसी सेवा के इसमें एक बहन ने मुझे नया नया ही कोर्स किया था, जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ, कि उस बहन ने कॉल किया और मुझे पूछा, क्या पूछा कि आज की मुरली में ये कहा गया है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, एक आत्मा बनकर बैठना है और इस मुरली को सुनना है। तो जब उसने ये बोला तो और मुझे ये क्वेश्चन किया, बोला हाँ ठीक है, तो बोले मगर ये आत्मा बन के कैसे बैठना है, ये आत्मा बन के कैसे सुनना है, मुझे ये तो बताओ। जब तो ये ही नहीं समझेगा तो मैं आगे मुरली कैसे समझूंगी। जब उस बहन ने, तो मुझे अभी भी ये महसूस होता है कि ये तो वो फर्स्ट ही डे था, कोई भी फर्स्ट ही इसमें किसी को इतना ख्याल तो आएगा नहीं ये बात का, है ना। मुझे तो भी ऐसा लगता है, जब मुझे तो 10 साल में नहीं पता चला तो उसके वन डे में कैसे, ये तो 100% बाबा का ही काम था कि कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि को उस लाइन पे लेकर आना था। क्योंकि उस वक्त भी बाबा जो कहता है मेरे को तो सुना ही नहीं देता है, मेरे को तो सिर्फ टचिंग मिल रही थी, है ना। तो उस वक्त में भी बाबा शायद कह भी रहा था और मुझे बात नहीं समझ में आ रही थी, तो उस बहन के द्वारा मुझे बाबा ने कहलवाया और उस वक्त मुझे समझ में आया कि अच्छा बाबा ये भी बोलता है कि आत्मा बन के बैठना है। तो मैंने उस बहन को पूछा, हाँ ठीक है मैं आपको कल बताती हूँ, ये मुरली मैं भी पढ़ लेती हूँ, फिर आपको कल बताऊंगी, इसका जवाब दूंगी। और तुरंत ही फोन रख दिया मैंने, आगे कुछ बात ही नहीं की, क्योंकि कहीं और ऐसे डर था कि कुछ और वो पूछना बैठे मुझे और मुझे ही नहीं पता। और फिर उसने रखने के बाद में मैं सेंटर पे उनको फोन करके बोला कि प्लीज मुझे आज की मुरली थोड़ा भेजना इस पे, तो मेल कर देना। तो उन्होंने मेल किया और मेल करने के बाद में मैं धीरे धीरे कैसे तो भी वो पढ़ने की कोशिश करी। थोड़ा विजन था, एकदम ही मेरी पुअर नहीं हो गई थी विजन, ब्लरी थी, मगर उसको थोड़ा एनलार्ज करके मैं पढ़ पा रही थी। जब वो पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त मुझे वो मुरली टोटली नई लगी। एक वर्ड भी मुझे समझ में नहीं आया उस मुरली में, एक वर्ड भी नहीं समझा, ठीक है, मेरे लिए टोटल नहीं थी। फिर उस वक्त मेरे को अपने आप पे इतनी शर्म आई, अब मेरे को रियलाइजेशन होना शुरू हो गया। बाबा की मुरली के इम्पोर्टेंस का, बाबा के मेडिटेशन का, योग ज्ञान सभी हर चीज का इम्पोर्टेंस समझ में आया। ये था मेरे सर्जरी के 3 महीने के बाद वाली स्थिति। देखो फिर भी ये समझने के लिए भी 3 महीने गुजारने पड़े बाबा को मेरे लिए वेट करना पड़ा आफ्टर सर्जरी। इतनी तो पत्थर बुद्धि थी मैं, समझ ही नहीं कोई बात की। 3 महीने के बाद में ये स्थिति आई। मैं 3 महीने भी मैं तो बाबा से कंप्लेन ही कर रही थी कि मेरे से तो कुछ होता नहीं, मेरे में मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं कुछ सेवा नहीं कर सकती। 3 महीने तक तो बाबा का यूं ही दिमाग खा रही थी, बाबा बहुत समझाने की शायद कोशिश कर रहा हो और मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी। 3 महीने के बाद में जब ये और मैं बाबा के सामने जब मुरली लेकर बैठी और बाबा को बोला, बाबा तू ही बता कि आत्मा बन के कैसे बैठना है। अभी वो बहन को कल मेरे को फोन करेगी तो मैं कैसे उसको समझाएगी।
और उस वजह से मुझे फर्स्ट टचिंग, जैसे क्लियर टचिंग बोलते हैं ना, वो बात मुझे मिली। बाबा ने जैसे मुझे ये महसूस कराया कि अगर तुझे आत्मा बन के कैसे बैठना है, ये 10 साल में तुझे समझ में नहीं आया तो तू तो जीरो, ज्ञान में फेल हो गई तू। ज्ञान के सब्जेक्ट में बड़ा जीरो। तेरे ये सारे साल जो है इतने सारे काउंट ही नहीं कर सकता हूं मैं। मेरे वो 10 साल जो थे बाबा ने क्रॉस कर दिए उसको। मगर बाबा ने एक जगह पे मुझे मोटिवेट किया, एनकरेज किया, क्या बोल के कि तू योग में बहुत अच्छी है,